नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज़ एट 10 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त करेंगे जारी। कई योजनाओं का भी होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री आज गुजरात में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की करेंगे शुरुआत। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा PMJY कार्ड। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई आज करेगी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ। मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय के लिए निकले 11 बजे होंगे हाजिर। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। ओपेक देशों ने तेल कटौती के फैसले का किया समर्थन। अमेरिका ने की फैसले की निंदा। कहा, इस फैसले से रूस को होगा मजबूती से फायदा। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका के आरोपों को नकारा। कहा, यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस को समर्थन नहीं। आईसीसी T20 विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में आज होंगे 2 मुकाबले। वेस्टइंडीज का सामना होगा स्कॉटलैंड से। वहीं दूसरे मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे की होगी भिड़ंत। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के अपने अंतिम ग्रुपे मुकाबले में मेजबान भारत और ब्राजील होंगे आमने सामने। भारत पहले ही प्रतियोगिता से हो चुका है बाहर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों में 1 करोड़ से अधिक किसानों को वर्चुअल रूप से शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत देश में उर्वरक की खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से PMKSK में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJY योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के KYIC को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर में सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों पर वितरित किए जाएंगे। ध्यान रहे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार के अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए तक की थी। बाद में इस योजना का कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना के रूप में नया नाम दिया गया। योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। तो बड़ी खबर यही है कि किस तरह से जो ये योजना है, ख़ास तौर पर इसने उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जो समाज में हाशिए पर पड़े हुए थे। ख़ास तौर पर उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं किफ़ायत के साथ उन लोगों तक पहुंची जो
यहाँ तक अगर नहीं पहुँच सकते थे स्वास्थ्य सुविधाएं लेने तक, तो उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़े। ओपी, लगातार सरकार की प्रतिबद्धता रही है कि किस तरह से किसानों की आय को दोगुना किया जाए, और उसी कड़ी में आज का जो ये सम्मेलन है बहुत कुछ इशारा करता हुआ। जी, 2014 से लेकर अब तक का आप अगर इतिहास देखेंगे तो इसमें आपको साफ पता चलेगा कि भारत सरकार की संकल्पना देश के गांव, गरीब किसान और अन्नदाता की आर्थिक तरक्की और खुशहाली करने पर रही है। और अन्नदाता की आमदनी दोगुनी कैसे हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कैसे बने, इसी को लेकर न केवल कृषि में नवाचार किए जा रहे हैं, बल्कि नवीन कृषि तकनीक अपनाने के अलावा सरकार नई नई योजनाएं और नीतियाँ भी बना रही है। और इसी क्रम में आज जो किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये इसी का एक उदाहरण है। इस सम्मेलन में तकरीबन 16,000 किसान यहाँ आए हैं, और इसके साथ ही साथ जो कृषि से जुड़े नीति निर्धारक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, बैंकर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ 1500 एग्रीकल्चर स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां भी इसमें भाग ले रही। तो निश्चित तौर पर कृषि को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना और किसानों को समृद्ध और खुशहाल करना इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है। यही वजह है कि सरकार का जो फोकस है वो बीते 8 साल में इसी चीज़ों पर रहा। और जब भी कोई प्रधानमंत्री सम्मेलन या कार्यक्रम करते हैं, उसमें न केवल अन्नदाता को केंद्र बिंदु में रखते हैं, बल्कि उनकी आर्थिक तरक्की, खुशहाली और वो किस तरह आधुनिक तकनीक से जुड़े, इस पर जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप के जरिए न केवल किसानों को यह बताया जाएगा कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, नवीन कृषि तकनीक को कैसे अपनाया जाए, बदलती मौसमी परिस्थितियों और 2047 का जो नया भारत है उसमें कृषि में किस तरह बदलाव जाए, इन सभी चीज़ों को देखकर सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। और यह सम्मेलन इसी का एक परिणति है। इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ की राशि किसानों के जरिए, किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए हस्तांतरित करेंगे। तो दिवाली पे किसानों को एक बेहतरीन तोहफा है, उनके खाते में सीधे पैसे जाएंगे और उनकी दिवाली के दिए भी रोशन होंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार न केवल नीतियां और योजनाएं बना रही है, बल्कि त्यौहार और पर्व ऐसे जब अवसर आते हैं तो किसानों के प्रति संवेदनशील भी नजर आती है। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम न केवल एक कृषि से जुड़ी तकनीक को किसानों पर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, बल्कि देश के अन्नदाता के प्रति सरकार की जो संवेदना है उसको दर्शाने का भी बड़ा केंद्र बिंदु होगा। इस कार्यक्रम की खास बात यह भी रहेगी कि इसमें तकरीबन 600 किसान समृद्धि केंद्रों का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। जब एग्री जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव होगा उसके उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। और इन समृद्धि केंद्रों में जो किसानों को हमेशा फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों की दिक्कत आती थी, कालाबाजारी होती थी, फसल बुआई के समय उनको समुचित मात्रा में मिलता नहीं था और महंगे दामों पे उनको खरीदना पड़ता था, तो इस 600 किसान समृद्धि केंद्रों को खोल रही है। और जो गांव, ब्लॉक और तहसील, जिला स्तर पे ये खुलेंगे, वहां पर कृषि से जुड़ी न केवल तकनीक बल्कि खाद, बीज और अन्य तरह की जानकारी भी किसानों को घर बैठे मिलेगी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कई तरह के जो विजनरी जो दृष्टिकोण लेके देश के सामने रख रहे हैं, उनको 1 बाय 1 पूरा करते भी जा रहे हैं। और इसी परिणति में किसान सेवा केंद्र है, किसान समृद्धि केंद्र है और अन्य तरह की जो स्कीम है वो लागू की जा रही है। बिल्कुल। और साफ तौर पर ओपी, हमने देखा कि किस तरह से अड़तइयों की कमर तोड़ने के लिए जिस तरह से बाजारीकरण को एक हाशिए पर लाकर उसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया गया। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि कोविड काल में अगर किसी क्षेत्र ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया वो कृषि था, और कृषि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रयोग जो हैं किए जा रहे हैं। जी, जब कोरोना का काल था तब पूरी दुनिया घरों में सिमट गई थी, लेकिन भारत का जो अन्नदाता है वो सरकार की नीतियों और सरकार की सहूलियतों के चलते न केवल अन्नदाता ने अधिक अन्न उपजाया, बल्कि कृषि से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स है, जो नीति निर्माता और जो वैज्ञानिक है, शोधार्थी, उन्होंने नए नए स्टार्टअप भी ईजाद किए। उनमें से कई सारे स्टार्टअप आज यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम लोग आपदा में भी अवसर किस तरह तलाश सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार की जो सोच है, भारत सरकार का जो सहयोग है, वो इन स्टार्टअप के जरिए देश और दुनिया को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो स्टार्टअप स्कीम है वो कृषि में ड्रोन की तकनीक हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, या कम लागत में अधिक उत्पादन लेना हो, या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कृषि में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी को लेकर ये स्टार्टअप का जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें एक तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो आज का किसान है वो गेहूं जो और उपजाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इनका किस तरह मूल्य संवर्धन किया जाए, इनको किस तरह प्रोसेसिंग की जाए और कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के साथ साथ इनके वाजिब दाम भी ले, इन सभी तकनीक को किसान जोड़ेगा। और खेत से बाजार तक जो तकनीक किसानों को पहुँचानी चाहिए, उस दौरान जो रिस्क होती है उसको भी सरकार
किसान को कवर करने के लिए प्रेरित कर रही है। और यही वजह है कि जो किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसमें तकरीबन 1 करोड़ किसान देश के विभिन्न क्षेत्रों से, कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR के जो संस्थान है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय हैं और जो अन्य संस्थान हैं, उनके जरिए न केवल प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं बल्कि आत्मसात भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सम्मेलन न केवल एक दिल्ली में आयोजित हो रहा बल्कि पूरे देश में किसान इससे जुड़कर लाभान्वित होने का काम कर रहे हैं। और जब हम किसान सम्मान सम्मेलन, ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह के आयोजन हुए हैं ओपी, और कई बार लगातार कवर भी करता है। कहीं ना कहीं जो एक मनोबल होता है, जो किसान अगर अपना आत्मविश्वास खोते भी हैं, किस तरह से इस तरह जब सरकार मदद करती है, आपके साथ खड़ी है, मनोबल और आत्मविश्वास को जागृत करता है अन्नदाता के मन में। जी, अब बीते 8 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इस कालखंड के दौरान बहुत पहले ऐसे कभी कभी खबरें आ जाती थी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको समुचित सुविधा नहीं मिल रही। ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसानों को घर बैठे फ़ोन पे तकनीक की जानकारी, उनके मोबाइल पे मंडी का भाव जानकारी, खाद बीज कहाँ मिलेगा, तकनीक से संबंधित जो सूचना लेनी है, कौन सी योजना का बेनिफिट लेना, ये सब चीज़ें किसानों को न केवल द्वार तक पहुँच रही है बल्कि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए सरकारी योजनाएं उनको दिलाकर उनका लाभ भी दिलाया जा रहा है। तो अब जो सरकार समृद्धशील किसान, खुशहाल किसान, प्रगतिशील किसान का जो सोच लेके चली, वो सच्चे मायनों में जमीन पे साकार भी होता दिख रहा है। आप प्रधानमंत्री की जो संकल्पना होती है, जब भी आप बजट का कार्यक्रम देखें या और अन्य कार्यक्रम देखें, उसमें न केवल सरकार किसानों को केंद्र बिंदु में लेकर योजनाएं बनाती है बल्कि इस तरह के जो किसान सम्मेलन है, किसान समृद्धि कार्यक्रम है, इनमें भी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का एजेंडा सरकार का रहता है। यही वजह की सरकार ने तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, किसान खेत से लेके बाजार तक जाएगा, इस दौरान उसको किस तरह की रिस्क हो सकती है, उसको कौन से नुकसान हो सकते हैं, इन सभी की रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी सरकार ने ले लिया और उनको मुआवजा देने के समुचित प्रावधान किए हैं। और आप देख रहे हैं किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ये किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने की जो योजना है, वो एक तरह से अन्नदाता को मुसीबत के वक्त आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है। बिल्कुल, और ये डीबीटी के जरिए हो रहा है, तो कहीं लीकेज की तो कोई जी, ये डीबीटी के जरिए हो रहा है, तो उसमें बिल्कुल हाँ, तो कहीं पर भी हम लीकेज की बात, ये भारत सरकार स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और यही वजह की पारदर्शिता के जरिए, डीबीटी के जरिए जो खाते किसानों को, जो सरकार पैसा भेजती है, वो सीधा किसानों के खाते में जाता है। पिछली सरकार के दौरान इस तरह की घटनाएं अक्सर होती थी कि जो केंद्र से पैसा जाता है उसका बहुत कम हिस्सा किसानों तक पहुंचता है। लेकिन इस सरकार के जो दृष्टिकोण है, जो संकल्पना है, जो सोच है, वो पूरा पैसा किसानों के खाते में जाए और किसी तरह के बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाए। यहाँ पैसा जारी करती है सरकार, अगले ही पल किसानों के खाते में पैसे आ जाते हैं, तो उनके और यही वजह है इसे किसान सम्मान निधि कहा गया, क्योंकि सम्मानित तरीके से किसे पुरस्कृत किया जाए वो सरकार बखूबी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से गुजरात के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री मोदी @20 पुस्तक के गुजराती अनुवाद के विमोचन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 के कर्टन रेजर इवेंट में भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि DRDO 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित करेगा, जिसमें रणनीतिक और सामरिक हथियार प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी सहित 430 उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। इस संवाद का व्यापक विषय इंडिया अफ्रीका एडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर सनराइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। रुक करते हैं कुछ सियासत से जुड़ी हुई खबरों का। हिमाचल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सहित प्रमुख नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरा कर लेना चाहती है। हिमाचल में एक चरण में पूरे प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। बात करते हैं कांग्रेस की, जहां के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। पार्टी के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोट डाल पाएंगे। मंगलवार को बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंचेंगे और बुधवार को मतगणना होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान करेंगे। मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लिए यात्रा स्थान पर ही विशेष बूथ बनाया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक है। तो कुमार, इस बार मुकाबला तगड़ा है, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। किस पर विश्वास जताएगी कांग्रेस के जो तमाम नेतागण हैं, किस पर विश्वास जताते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुकाबला तगड़ा नहीं है, बल्कि मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। अगर हम कहें कि खड़गे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और गांधी परिवार की पहली पसंद है, और यही कारण है कि जो कैंपेन कमेटी जो बनी थी, आपने देखा होगा कि जब जसवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे तो कांग्रेस की तरफ से एक कैंपेन कमेटी बनाई गई थी और उस कैंपेन कमेटी ने जसवंत सिन्हा का भरसक प्रयास किया अपनी ओर से प्रचार प्रसार के लिए। उसी तरीके से वही कैंपेन कमेटी इस समय खड़गे के लिए जो बनी थी, और खड़गे का प्रचार प्रसार जितनी तेज गति से हुआ, जितने व्यापक तरीके से हुआ, वहाँ शशि थरूर कहीं नहीं ठहरते थे। और यही कारण है कि शशि थरूर को कल ये बयान देना पड़ा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लीडरशिप में काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मुकाबले की बात नहीं की जा सकती है। वही एक जो शशि थरूर ने जो आपत्ति जताई थी कि जो बैलेट पेपर पर अगर कोई डेलीगेट वोट करेगा तो वहां पर वन लिखने की बात थी। तो शशि थरूर ने इस पर ऐतराज जताया कि नहीं, वन नहीं किया जाए, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नंबरिंग है 1 है, तो उससे दिग्भ्रमित होगा मतदाता। तब जाकर के फिर जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, उन्होंने उनके बात को माना और अब जो मतदाता जो वोट करेंगे वो प्रत्याशी के नाम के आगे वो टिक निशान लगाएंगे। तो ये एक सुधार हुआ है कांग्रेस की तरफ से। 9800 डेलीगेट पूरे देश में वोटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी जो यात्रा पे इस समय है, तो बेलारी में उनके लिए बूथ बनाया गया है वहां पर, और 47 जो डेलीगेट्स हैं राहुल गांधी के साथ वहां मतदान करेंगे। और यहां पर अगर हम 24 अकबर रोड की बात करें, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है उसकी हम अगर बात करें, तो वहां पर जो सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो वोटिंग करेंगी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पर वोटिंग करेंगे, इसके अलावा प्रियंका गांधी भी वहां वोटिंग करेंगी। लेकिन एक बात समझनी होगी कुमार आलोक की, बिल्कुल आपने कहा कि चलिए मुकाबला तगड़ा नहीं है, एक तरफा है, लेकिन ये पहली बार है जब कांग्रेस के, अगर जिसको हम पार्टी मानते हैं कि भाई गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस तरह की प्रक्रिया सामने आई। ये किस तरफ इशारा करता है? क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है? देखिए, दबाव था कि पार्टी जो है मेन ओपोजिशन पार्टी हो या और भी ओपोजिशन पार्टी हो, उनका यह मानना था कि जो कांग्रेस है वो एक परिवार की पार्टी है और एक परिवार के अंदर ही पूरा उनका कुनबा है। तो इससे निकलने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए, हालांकि काफ़ी प्रेशर था कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी भी ये संदेश देना चाहते थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है। और यही कारण था कि उनको ये डेमोक्रेटिक सेटअप दिखलाना पड़ा, लोगों को दिखलाना पड़ा कि नहीं, हम ये कांग्रेस एक कुनबा नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक पार्टी है, विचारधारा है। तो इसको लेकर कि इस छवि से बाहर आने की कोशिश करने के लिए ये जो एग्जाम्पल है वो दिया गया। और पहली बार होगा जब 22 सालों के बाद जो भी अध्यक्ष बनेगा, हालांकि ये तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो पहली बार 22 सालों के बाद पहली बार होगा कि गांधी परिवार से इतर कोई नया अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। और जिस तरह से हम लगातार इस बात को भी देख रहे हैं, आने वाले अभी कुछ दिनों में चुनाव हैं 2 अलग अलग राज्यों में, उसके तहत भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष की कि किस तरह से पूरे वोटिंग कैंपेन को एक नई धार दी जाए आने वाले समय में। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में अगर हम कह सकते हैं बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए आप उनसे कैंपेन की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जैसे कि हमने उनको देखा है लोकसभा में, राज्यसभा में, खासकर जब मैं कवर करता था, राज्यसभा में जब कवर करता हूं, तो एक समय जब गुलाम नबी आज़ाद जो अपोजिशन के लीडर थे और जो उनके अंदर एक ताकत थी, या जो उनकी सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, तो गुलाम नबी आज़ाद में जो एक ताकत थी, वो चीज़ मल्लिकार्जुन खड़गे में नजर नहीं आती। एक अच्छे ऑरेटर नहीं है, एक अच्छे संगठनकर्ता हो सकते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए अब एक आप कहें कि युवा जो नेतृत्व है उसको बढ़ाने की आप बात करते हैं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, जितिन प्रसाद आपके पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप जो दूसरा आरपीएन सिंह है वो आपको पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो युवा नेतृत्व है उस पर कांग्रेस भरोसा न करके एक ऐसे नेतृत्व पर भरोसा कर रही है जिनकी उम्र काफी हो चुकी है। और उनसे पर क्या वो जिस नेतृत्व पर वो भरोसा कर रहे हो, आप लगातार कह रहे हैं कि भाई वो एक
तरफा जीत है, क्या वो इस जो ये छुटाव है, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कई ऐसे राज्यों में दो फाड़ पार्टी होती हुई नजर आ रही है, इसको रोक पाने में सक्षम होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, हम जहाँ तक मानते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है और उनका पूरा का पूरा फोकस साउथ पे है, यानी कि उनको जो भी उम्मीद लग रही है वो साउथ से लग रही है। नॉर्थ को उन्होंने बिल्कुल ही आप देखें कि यूपी में उन्होंने एक दिन का समय दिया है, बिहार को भी बहुत कम वो टच कर रहे हैं, तो ज्यादातर केरला में उन्होंने बहुत ज्यादा समय दिया, अब कर्नाटक में वो ज्यादा समय दे रहे हैं। तो ये संदेश देना चाहती है कांग्रेस कि साउथ का जो अध्यक्ष बना करके, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना करके, कि हम साउथ को तरजीह दे रहे हैं नॉर्थ के ऊपर। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जब चुनाव होते हैं तो साउथ से जो उम्मीदें पाल रखी है राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने, वो उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। चलिए, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव है, अभी वोटिंग जारी है, जल्दी नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो कितनी टक्कर दे पाएंगे थरूर खड़गे को, ये कुछ ही वक्त में पता लग पाएगा। रुक करते अगली खबर का, बात करते हैं दिल्ली की आप कार्यनीति में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर, जहां सीबीआई ने जांच के लिए जो पूछताछ है, अब उसके लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज बुलाया है और अब से कुछ ही देर बाद सिसोदिया सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सियासत भी तेज कर दी। पार्टी नेताओं ने कहा मनीष सिसोदिया को सीबीआई के दफ्तर तक छोड़ने के लिए वो साथ जाएंगे। मनीष सिसोदिया के आवास पर मंत्री गोपाल राय, विधायक सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और कुलदीप कुमार मौजूद हैं। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान है, उसको लेकर आरोप है। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। और इससे पहले सिसोदिया के आवास और कई ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 17 नवंबर 2021 को लागू हुई ये नीति दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में वापस ले ली थी। और सीबीआई मुख्यालय से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। तो उर्मिलेश, क्या आपकी बार सिसोदिया होंगे गिरफ्तार? जी आंचल, बिल्कुल जैसे कि आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि आज जो है पहली बार ऐसा होगा कि सीबीआई के दफ्तर में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं उनको जो है तलब किया गया है, उनको समन किया गया है। और आज ऐसे कई सवालात होंगे जिन सवालों को जो है आज सिसोदिया से सीधा का सीधा मुकाबला होगा। तमाम जो सीबीआई के अफसर हैं वो कई सवाल जो है एक सवाल के बाद दूसरा सवाल दागेंगे आबकारी नीति को लेकर के। जैसे आपने भी दर्शकों को बताया आंचल की, अब से पहले भरवली एक बातचीत हुई थी, सीबीआई जो है भरवली पूछताछ की थी, तमाम जो अलग अलग राज्यों थे उन राज्यों में छापामारी हुई थी। इस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, चाहे वो जो है शराब के ठेकेदार हों या फिर अदर जो भी इस एक्साइज ड्यूटी से जुड़े हुए लोग, एक्साइज से जुड़े हुए जो लोग थे, उससे तमाम लोगों से पूछताछ हुई थी, तमाम लोगों की यहाँ छापामारी हुई थी। कई लोगों को जो है इसमें कई अधिकारियों को जो है इसमें सस्पेंड भी किया गया था। तो लिहाजा आज इस मामले में एक बड़ा जो है ये खबर है कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको यहाँ सीबीआई जो है हेडक्वार्टर बुलाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बुलाया कि बस आने वाले हैं। हालांकि इसमें जो है अगर मनीष सिसोदिया की बात अगर की जाए तो वो कह रहे हैं कि मैं इसमें निर्दोष हूं, हमारा कोई उसमें नहीं है, हमने जो है पूरी तरीके से जो है पाक साफ तरीके से जो है इस आबकारी नीति को बनाया है, इसको लागू किया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि अगर इतनी बढ़िया तरीके से आपने आबकारी नीति लगाई थी तो क्यों कुछ महीने बाद जो है इसे वापस लेना पड़ा? साथ ही तमाम जो एक्साइज आपकी जो आबकारी नीति है, उस आबकारी नीति को आप क्यों नहीं जनता के बीच में साफ साफ बता पाए कि हमारी आबकारी नीति ये है? तो लिहाजा विपक्ष के कई सवाल थे और इसको देखते हुए जो है तमाम जो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, जैसे आपने भी दर्शकों को बताया कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और इसमें सीबीआई जांच हुई है। तमाम अफसरों के खिलाफ भी जो इससे जुड़े हुए पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे, उनके जो है उनको भी जो है उनके उस पर भी जांच हुई है। तमाम जो आबकारी से जुड़े हुए लोग थे उनसे भी जांच हुई है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आज ये पहली बार है जब सीबीआई इनको अपने हेडक्वार्टर में बुला रही है। आंचल, हालांकि जाने से पहले ट्वीट जरूर किया है मनीष सिसोदिया ने कि वो पूछताछ में पूरा कोऑपरेट करेंगे और राजनीति भी गर्माती हुई इस सीबीआई के समक्ष पेश होने को लेकर।
जी बिल्कुल, अब राजनीतिक जो है काफ़ी तेज हो गई है, लेकिन एक बात ज़रूर है, आंचल अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस समय जो स्थिति है आबकारी नीति को लेकर के, वो जो है कहीं ना कहीं सीबीआई ने जिस तरीके से कड़ी तरीके से जो है इसकी पूछताछ के लिए तैयार है, साथ ही तमाम जो आबकारी नीति है उस आबकारी नीति के से जुड़े हुए लोगों की यहाँ छापामारी की है, उनकी एक एक चीज़ों को खंगाला है, एक एक कागज़ों को खंगाला है, और उससे कई चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक तरफ से मनीष सिसोदिया के लिए एक मुसीबत तो जरूर खड़ी हुई है। और ये साफ कह सकते हैं कि जब आज वो जो है सीबीआई के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके सामना करेंगे तो लिहाजा कई ऐसे तीखे सवाल उनसे दागे जाएंगे जिनके लिए कि सिसोदिया हो सके तैयार न हो, क्योंकि इस तरीके से जो आबकारी नीति थी उस आबकारी नीति में कई खामियां जो है सीबीआई के अफसरों ने जांच में पाई थी। तो लिहाजा आज का दिन जो है सीबीआई जो है उनसे पूछताछ करेगी और मनीष सिसोदिया के लिए अच्छा, काफी अहम होगा। एक चीज और है, लगातार ये बात सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई क्योंकि गुजरात में चुनावी कैंपेन है, विधानसभा चुनाव बहुत कुछ ही दूर है, मुझे गुजरात जाने से रोकने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया है। कितनी सच्चाई लगती है इसमें आपको? जी हाँ, चल बिल्कुल, एक बात यह है कि जिस तरीके से कि आप कह रहे हैं और वही जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव को देखते हुए जो है हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अगर हमारे दर्शक जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं जो है या तो गिरफ्तार हुए हैं या फिर वो जेल में है या फिर वो अभी वो बेल पे हैं। तो लिहाजा ये कोई जो है राजनीतिक किसी तरीके से वो जो है द्वेष नहीं लगता है, क्योंकि इसमें आबकारी सीबीआई जाँच कर रही है। सीबीआई जो है तमाम जो आबकारी नीति थी वो आबकारी नीति आपने वापस ली है, तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी, कहीं ना कहीं कमियां थी, इसीलिए आपने जो है वापस लिया है। अगर आपकी आबकारी नीति इतनी बढ़िया होती तो क्यों नहीं आप जनता के बीच में तमाम जो है सवालों को लेकर के गए हैं, ये विपक्ष का कहना है। तो लिहाजा हो सकता है कि इसमें मनीष सिसोदिया अपनी तरीके से कह रहे हो कि राजनीति कहीं ना कहीं एक वो है, लेकिन दूसरी तरफ से साफ है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, आंचल जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले भी जो नेता है वो करप्शन के चार्ज में जो है या तो अंदर है या तो अभी बेल पे है। तो लिहाजा ऐसा अभी तक तो ये नहीं देखा जा रहा है कि कोई ये राजनीति किस तरीके से कोई द्वेष हो। आंचल बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जब वो मुख्यालय पहुंचेंगे तब दोबारा आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलेश, और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का न्यूज़ 10 में। भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मामला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ दर्ज मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। दिल्ली में स्कूल भवनों के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाए जाने पर सिसोदिया ने 2019 में ये मुकदमा दर्ज करवाया था। भाजपा नेताओं ने मुकदमा रद्द करने की मांग की है। दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की मांग ठुकरा दी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 26 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को रिहा करने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ दाखिल अपील में कहा गया कि सभी गवाहों को सुरक्षा दी गई है, इस बात का कोई खतरा नहीं कि आशीष मामले को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को आशीष की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। अब यूपी सरकार को जवाब देना है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और कोई आदेश आने की उम्मीद है। बंगाल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे भट्टाचार्य ने सीबीआई की तरफ से भेजे गए समन को चुनौती दी है। घोटाले के मुख्य सूत्रधारों में से एक बताए जा रहे भट्टाचार्य इसी मामले में पहले से ईडी की हिरासत में है।
देश भर में लोगों को सस्ते दामों पर उपयोगी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्रों की शुरुआत की गई। इन केंद्रों पर उपयोगी जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की कीमत की तुलना में 60 से 90% तक कम दामों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ 223 जन औषधि केंद्र का वहां पर खोले गए हैं, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 सालों में इनमें से 100 से अधिक स्टोर पर ताले लग चुके हैं। पेश है छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। लोगों को सस्ती दरों पर दवाई मुहैया हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की थी। योजना के तहत जन औषधि केंद्रों से लोगों को 60 से 90% तक सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने लगी। छत्तीसगढ़ में भी 223 जन औषधि केंद्र खोले गए, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 सालों में इनमें से 100 से अधिक स्टोर पर ताले लग चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों की बजाय राज्य सरकार द्वारा संचालित धन्वंतरी औषधि केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अब अगर पीएम जन औषधि केंद्र की जगह पर छत्तीसगढ़ सरकार के धन्वंतरी केंद्रों को देखा जाए तो पाएंगे कि जन औषधि केंद्रों की दवाइयों और सर्जिकल सामानों के सामने राज्य के धन्वंतरी केंद्रों में दवाएं और सर्जिकल सामान बहुत कम है। धन्वंतरी केंद्रों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 70% तक की ही छूट का लाभ मिल पाता है, जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयों पर अधिकतम 90% तक की छूट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार की धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में केवल 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री ही होती है, जबकि पीएम जन औषधि केंद्रों पर 1600 प्रकार की दवाइयां और 250 से अधिक प्रकार के चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध हैं। जो सेटबैक मिला वो सरकारी क्षेत्रों से मिला, अदरवाइज लोगों की अवेयरनेस और हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए उसमें प्राइवेट जनौषधि केंद्रों की संख्या काफी बढ़ी और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग हमारे 55 प्राइवेट जनौषधि केंद्र, निजी जनौषधि केंद्र काम कर रहे हैं। धन्वंतरी बेसिकली डिस्काउंट रेट पे दवाइयां लोगों को दे रही है। अब आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट में जो डिस्काउंट रेट पे जैसे सपोज कोई दवाई का दाम एमआरपी उसमें प्रिंट है 100 रुपए और 100 रुपए में वो 60 रुपए या 60% का अगर डिस्काउंट देता है तो वो दवा 40 रुपए में मिल जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ चलो मुझे सस्ती मिली, लेकिन ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जिनका दाम जन औषधि में 10 या 15 रुपए है। तो डिस्काउंट के बाद में जो दवाई आपको 40 रुपए में मिल रही है, जन औषधि में उसका एमआरपी ही 10 या 15 रुपए है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां जन औषधि केंद्र चल रहे हैं वहां लोग बहुत खुश हैं। लोगों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक समय पर दवाएं मिल रही हैं और जन औषधि केंद्रों से दवा लेने से लोगों के काफी पैसे भी बच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि बाजार में 5 गुना महंगा है दवाइयाँ, और यहाँ पे मतलब टोटल रेट का 20% में मिल जाता है हमको और काफ़ी सस्ती पड़ती है ये। मैं यहाँ 2 साल से दवा ले रही हूँ। बाहर की जो दवा लेती थी वो मेरे को शुगर बीपी इनका बहुत महंगा पड़ता था, 1000-2000 में आते थे। यहाँ मेरा 200-250 में निपट जाते हैं। लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। लोग आते हैं, अपनी महीने की दवाइयाँ लेके जाते हैं और वो खुद होके बताते हैं कि उनकी जो दवाइयों में उनकी कम से कम 70 से 80% तक इसमें बचत होती है। ऐसे में जाहिर है राज्य में लगातार बंद हो रहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। लोग महंगी दवा खरीदने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र खोलकर जनता को बड़ी राहत दी है। जो लोग बाहर से दवा 2000 में लेते थे वही जन औषधि केंद्र में 200 में ले रहे हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। मिस्र के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल काहिरा में राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति अल सीसी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी सौंपा। मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत और मिस्र के बीच आपसी व्यापार को और बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने भारत मिस्र व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित किया।
just heard our two colleagues who spoke, referring to a trade turnover of $7.2 billion. President Sisi told me he doesn't think it's enough. So he urged us, saying, find ways of increasing it. And I know that is the thinking of my Prime Minister as well. Now, one obvious way of doing so is to really focus on the impediments that we may have to expanding business. ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने इस महीने से तेल कटौती के फैसले के समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब को घेरते हुए रियाद पर कुछ अन्य देशों को इस कदम का समर्थन करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। अमेरिका के मुताबिक इस कटौती में रूस की विदेशी कमाई को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने ओपेक द्वारा किए गए फैसले को सऊदी अरब की राजनीतिक मंशा करार दिया। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका के आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि वो यूक्रेन पर आक्रमण में मॉस्को का समर्थन नहीं करता। सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि ओपेक प्लस गठबंधन तेल बाजारों में स्थिरता और संतुलन का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं प्रिंस खालिद बिन सलमान ने भी कहा कि 5 अक्टूबर को प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल उत्पादन कम करने का निर्णय एकमत और आर्थिक कारकों पर आधारित है। यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में 2 शहरों के आसपास रूस द्वारा हमला जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल अपने वीडियो संबोधन में बताया कि डॉनबास में चल रही लड़ाई में प्रमुख हॉटस्पॉट सोलेदार और बाखमत शहर हैं, जहां भीषण जंग जारी है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों को बिजली बचाने के लिए भी प्रेरित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि लोगों को शाम 5 बजे से 11 बजे तक जो बिजली है उसकी खपत को कम करना चाहिए। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी आकार और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अलेक्जेंडर कोब्राकोव ने इस्तांबुल स्थित संयुक्त समन्वय केंद्र का दौरा किया और उन्हें रविवार को काला सागर अनाज निर्यात पहल के बारे में जानकारी दी गई। संयुक्त समन्वय केंद्र में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए हुलूसी आकार ने कहा कि जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद अब तक कुल 345 जहाज़ों ने यूक्रेन के जो बंदरगाह हैं वहां से 7 मिलियन 700 टन अनाज पहुंचाया है। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ने कहा कि ये निर्यात पहल जारी रहनी चाहिए। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के कुपियांस्क जिले में कब्जा किए गए रूसी टैंकों को भविष्य की लड़ाई में उपयोग के लिए तैयार किया। सैनिकों ने पकड़े गए टैंकों की स्थिति की जांच की, उसकी साफ सफाई की और उस पर यूक्रेनी संकेतों को चिन्हित किया। इसके बाद उन्होंने टैंकों को पेड़ों की शाखाओं से ढक दिया। गौरतलब है कि यूक्रेन की सेना ने सितंबर में कुपियांस्क को रूस के कब्जे से मुक्त करवाया था। खबर इटली से, जहां की राजधानी रोम के लोगों ने गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारी उच्च ऊर्जा कीमतों के प्रभाव से बचने के लिए बिलों में कटौती, वेतन वृद्धि और अधिक सामाजिक लाभ की मांग कर रहे थे। यूक्रेन में युद्ध के कारण ऊर्जा की ऊंची कीमतों ने पूरे यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए बढ़ती ऊर्जा लागत को कम करने का दबाव पूरे यूरोप की सरकारों पर है। बढ़ती महंगाई के विरोध में हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। पेरिस में तेल रिफाइनरियों में अधिक वेतन की मांग को लेकर हफ्तों से यूनियंस की हड़ताल चल रही है। इन यूनियंस ने रविवार को आम हड़ताल की अपील की थी, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इंसोमिस फ्रांस ऑनबोर्ड के नेता जीन ल्यूक मेल्चॉन और इस साल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अनार्क्स ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों से मंगलवार को आम हड़ताल करने की भी अपील की। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने देश और दुनिया भर में विनाश, आतंक, दंगे और अराजकता को उकसाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ होने वाली हर खुशी या अच्छाई से अमेरिका नाराज और परेशान है। उन्होंने परमाणु समझौते की विफलता का भी जिम्मेदार अमेरिका को बताया। ईरानी राष्ट्रपति ने साथ ही मानवाधिकारों पर दोहरे मानदंड अपनाने के लिए पश्चिमी देशों की निंदा भी की। गौरतलब है कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान ईरान में महिलाओं की स्थिति के मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शन ने देश को हिला कर रख दिया। वक्त चला है डीडी प्रीमियर्स का।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निकार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपनी ताई जी को अकेला रास्ते में जाते हुए देखकर परेशान हो उठी है तारा। इधर अब्बा जी के समय पर घर ना लौटने से घर वालों को अब उनकी चिंता सता रही है। जी ऐसे कहाँ जा रही है? मंदिर? कुड़ी मंदिर तो वो तरफ है, तेरी ताई जी तो उधर जा रही है। कमाल है, मैं उनको आवाज भी लगाई, कभी नहीं सुनाई नहीं दिया होगा ना। और वैसे भी आजकल सड़कों पे ना लोगों से ज्यादा तो गाड़ियां चलती हैं और ऊपर से उनकी आवाजें, उनका शोरगुल। अपनी खुद की आवाज तो शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ती, फिर तेरी आवाज कैसे सुनाई देगी उनको? है पुत्र? हो सकता है, ये भी तो हो सकता है वो किसी काम से गई हो और उसे फटाफट निपटा कर पापा की पूजा में बैठना हो। भाई साहब, ये अम्बा जी आत्महत्या की बातें क्यों कर रही हैं? मम्मी बहन जी, यही तो मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुझसे मेरी गल सुन ही नहीं रहे हो जी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने और तारा ने अम्बा बहन जी को रास्ते में जाते हुए देखा। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर, सोमवार से रविवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि पातालसुर ने सुदामा पर हमला किया है। इधर कृष्णा सुदामा को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उधर कंस को पातालसुर से काफी सारी उम्मीदें हैं। पातालसुर, तुझे अपनी जान प्रिय है तो सुदामा को हाथ भी मत लगाना। महाराज, ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया। ना 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 ना, भूकंप नहीं है ये शुभ समाचार आने का संकेत है। पातालसुर के आने का संकेत है जो मुझे शुभ समाचार सुनाने वाला है। दाऊ के पाँव में अभी भी वन वाली मिट्टी लगी है। तो क्या कंस अपने इस प्रयास में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। आईसीसी T20 विश्व कप में आज क्वालिफाइंग दौर के 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहले दौर के ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज का सामना स्कॉटलैंड से हो रहा है, जिसमें वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। आखिरी खबर आने तक स्कॉटलैंड की टीम बिना किसी नुकसान के 52 रन बना चुकी थी। दिन के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का सामना आयरलैंड से होगा। ये मुकाबला होबार्ट में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अभी तक के T20 विश्व कप के इतिहास में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। जिम्बाब्वे की पूरी कोशिश इस मुकाबले को जीतकर विश्व कप के मुख्य दौर में स्थान बनाने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने अब तक 3 बार T20 विश्व कप में हिस्सा लिया। इस साल के T20 विश्व कप में एंड्रयू बॉलबर्नी टीम के कप्तान होंगे। पॉल स्टर्लिंग और जॉर्ज डॉकरेल को भी टीम में शामिल किया गया। इन खिलाड़ियों के पास बड़े मैच में अच्छा करने का अनुभव शामिल है। और बात करते हैं फीफा को लेकर, तो मेजबान भारत आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के अपने अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में ब्राजील का सामना करेगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही विश्व कप से बाहर हो गया है और अमेरिका और मोरक्को के खिलाफ अपने पहले 2 ग्रुप लीग मुकाबले हार चुका है। ग्रुप ए में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। ब्राजील और अमेरिका दोनों के 3-3 अंक हैं। मोरक्को 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। तीनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं। अगर ब्राजील और अमेरिका अपने अपने मैच जीत जाते हैं तो दोनों टीमें आगे बढ़ेंगी। मोरक्को को अगले चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीत की जरूरत है। बात T20 वर्ल्ड कप की, जहां 23 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान भिड़ंत से पहले भारत को 2 वार्म अप मैच खेलने हैं। आज पहले मुकाबले में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। आखिरी खबर आने तक भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना चुकी थी। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने ला लीगा के चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को एल क्लासिको मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रियल की टीम लीग में पहले स्थान पर। उसके 9 मैच में 25 अंक हैं। बार्सिलोना की टीम इस हार के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गई। 9 मैचों में उसकी ये पहली हार है।
रियाल के लिए मैच में कप्तान करीम बेंजेमा ने पहला गोल किया। उनके बाद फेडरिको वेल्वेर्दे ने दूसरा और रॉड्रिगो ने तीसरा गोल दागा। वहीं बार्सिलोना की ओर से फेरान टोरेस ने गोल किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले में लिवरपूल ने खिताब की दावेदार मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से मात दी। मैनचेस्टर सिटी के सत्र में ये पहली हार है। एनफील्ड में खेले गए इस मुकाबले में मोहम्मद साले के एकमात्र गोल की बदौलत में लिवरपूल ने अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और खिताब की रेस में अपनी दावेदारी पेश की। मुकाबले के बाद मैनचेस्टर सिटी के 10 मुकाबलों में 23 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर कायम है, जबकि लिवरपूल इस जीत से 13 अंकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गई। आज विश्व आघात दिवस है। सड़क दुर्घटनाएं चोट या फिर आघात का बड़ा कारण से माना जाता है। तो सड़क दुर्घटनाएं जिन कारणों की वजह से होती हैं, कितने ही युवा और परिवारों का जीवन उससे प्रभावित होता है, ये एक प्रमुख कारण है। ट्रॉमा इंजरीज से कैसे बचाव किया जाता है, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट यानी कि हमारे हेल्थ सेगमेंट में। ट्रॉमा या आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। हर वर्ष 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और आघात से बचने के महत्वपूर्ण उपायों को अपनाने के लिए सभी को जागरूक करना। विश्व भर में जो भी लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, चाहे वह रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा हो या फिर छत पर से गिरने के कारण हो रहा हो या मशीनरी में को ठीक तरह से इस्तेमाल न करने के कारण, कई बार देखा गया है कि किसी का हाथ उसमें आ जाता है या बाल उसमें आ जाते हैं और उससे वह गंभीर चोट का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ग प्रभावित होता है वह देखा गया है कि 15 से 45 वर्ष की आयु के लोग होते हैं, क्योंकि वही लोग या तो सड़कों पर होते हैं या फिर वह काम में व्यस्त होते हैं और उसका सबसे अधिक प्रभाव उन परिवार वालों पर होता है जो कि जीवन यापन के लिए उन पर निर्भर होते हैं। आघात यानी किसी तरह की चोट, इसके कई कारण हो सकते हैं। आघात के सभी कारणों में से प्रमुख है सड़क दुर्घटनाएं। कई तरह की चोट अस्थायी या स्थायी विकलांगता का कारण बन सकती हैं, जबकि अन्य तरह की चोट मृत्यु का कारण भी हो सकती है। यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और आज के दौर में जब ये देखा गया है कि हाईवे वगैरह पर यदि हम पीछे की सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे भी जो व्यक्ति पीछे बैठे होते हैं वो अत्यधिक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आप आगे की सीट पर बैठें या पीछे की सीट पर बैठें, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, टेक्स्ट ना करें, क्योंकि जरा सी सेकंड के लिए भी अगर आपसे चूक हुई तो वह एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इसके अलावा स्पीड पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी है और आज के दिन हम सब ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अपने न केवल खुद इन नियमों का पालन करें परंतु हमारे साथ जो भी लोग हैं उन सब से भी हम ये आग्रह करें कि वे भी इन नियमों का पालन करें। सावधानी रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना, साथ ही कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है। सभी को किसी भी तरह की चोट या आघात से बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात हेरिटेज वॉक की। इस अंक में आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं के सफर पर, जो कि इतिहास से जुड़ी खूबसूरत नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। आइए चलते हैं सैर पर। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीजों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता की गुफाओं की यात्रा आपके लिए काफी आनंदमय साबित हो सकती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं, जो कि एक पौराणिक और खूबसूरत नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियों को काटकर बनाई गई सुंदर कलाकृति वाली गुफाएं हैं। इन पहाड़ों पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएगी। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरण में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद
वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय में हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ था। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब जाकर उन्होंने पुराने इतिहास से जुड़ी कई गुफाएं मिली। अजंता की प्राचीन गुफाएं साल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर सिनेमा जगत से, जहां हम बात कर रहे हैं हाल ही में हिंदी में रिलीज हुई साउथ की एक और धमाकेदार फिल्म कांतारा की। ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म पवित्र रीति रिवाजों, परंपराओं में छिपे हुए खजाने और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रहस्यों पर आधारित है। आइए देखते हैं। साउथ की फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक धमाल मचा रही हैं। अब साउथ की एक और फिल्म कांतारा हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें मिथकों और अंधविश्वास की कहानी को दिखाया गया है। इसकी कहानी पवित्र रीति रिवाजों और परंपराओं, छिपे हुए खजाने और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रहस्यों पर आधारित है। फिल्म में एक राजा ने देवता माने जाने वाले एक पत्थर के बदले अपनी कुछ जमीन गांव वालों को दे दी थी, लेकिन अब राजा के वंशज उसे वापस लेना चाहते हैं। तुम लोगों ने जानवर और पंछियों ने कंप्लेंट की है क्या? और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल जमीन गांव वालों को दान कर दी। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे, जरूर कुछ अनर्थ। वहीं देवता ने राजा से कहा था कि अगर वो जमीन देने की शर्त से पीछे हटे तो अनर्थ का सामना करना पड़ेगा। सरकार को जंगल की बाउंड्री बतानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बता। वहीं दूसरी तरफ एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी भी है जो जंगल को सुरक्षित रखना चाहता है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को कन्नड़ में पहले ही रिलीज किया जा चुका है और फिल्म ने शानदार कमाई भी की है। हिंदी दर्शकों को भी ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बॉलीवुड की दुनिया में अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल की आज जयंती है। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किए जाने वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल किसी भी किरदार को जिंदा करने के लिए उसमें जान फूंकती थी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनके सदाबहार नगमों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भूल गए हमें सरकार आपका ले आया फिर वही हमें ले आया फिर वही हमें लो प्यार आपका तो साथ भूल गए हमें सरकार आपका तो जाने कैसे कब इकरार हो गया हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया तो जीना कितना दुश्वार हो गया हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
लो